India's best learning app. हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, सीबीएसई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मनीष श्रवण आप सबों का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग आज से क्लास 8 के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं और आज हमारा चैप्टर होगा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो फटाफट वीडियो को पॉज करिए, कॉपी किताब लेकर सामने बैठिए, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। बच्चों, अगर आपने क्लास 7 में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने एक्सप्रेशन का नाम सुना होगा क्लास 7 के अंदर में। मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा बढ़िया से। देखिए, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। बच्चों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। ये आखिर अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन होता क्या है? ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पर दो चीज़ों को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन को और एक पढ़ेंगे अलजेब्रिकल इक्वेशन को। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये है हमारा अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन और ये है अलजेब्रिकल इक्वेशन। बच्चों, इन दोनों को ही डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं, जो मैं क्लास 7 में भी आपको मैंने बताया था कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। हमने दो बातें पढ़ी थी क्लास 7 में, एक था हमारा कांस्टेंट और एक था वेरिएबल। तो थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देखिए ध्यान से, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। बच्चों, अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट एक वैसा टर्म होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है, जिसका वैल्यू स्थिर होता है। कांस्टेंट का मतलब एक जैसा, एक समान, स्थिर। कहने का मतलब, अगर मैंने कहा 5, तो अब इस 5 का मतलब है कोई इंटिटी 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ होता है एक मैथ्स का बुक, जहाँ पर हमको काउंटिंग सिखाया जाता है। वहाँ आपको 1 के जगह पर एक पैरेट बन के रहता है, 2 के जगह पर कोई 2 फिगर बन के रहता है, 3 के जगह पर कोई 3 फिगर बन के रहता है। तो जस्ट लाइक दैट काउंटिंग नंबर्स, अगर मान लो मैंने लिखा 5, तो इसका मतलब कोई एंटिटी 5 बार। अब मुझे भी यही समझ में आ रहा है और इस प्लैनेट के ऊपर में किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों को भी यही समझ में आ रहा है। कहीं भी अगर हम इस 5 को 5 बोलते हैं तो दैट मीन्स कि उसका यही वैल्यू सामने आता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें वेरिएबल का, तो उसका वैल्यू वेरी करेगा सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कि सपोज करो आपने वेरिएबल को अज्यूम करो एक खाली कंटेनर के जैसा। कंटेनर कहने का मतलब आपके घर में बाल्टी होगा, तो उस खाली कंटेनर को हम मान लेते हैं वेरिएबल। अब अगर इस खाली बाल्टी में मैंने कभी दूध डाल दिया, तो अब ये बाल्टी कहलाएगा दूध का बाल्टी। इसी बाल्टी में मैंने कभी तेल रखा, तो ये कहलाएगा तेल का बाल्टी। इसी बाल्टी में मैंने कभी पानी रखा, तो ये कहलाएगा पानी का बाल्टी। तो बच्चों, इस बाल्टी का अपना खुद का कोई वैल्यू नहीं है। हम इसके अंदर में जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो उसके हिसाब से बदल जा रहा है उसका नाम। तो वेरिएबल भी कुछ इसी तरीके का होता है। आप चाहो तो इसको न्यूमेरिकल वैल्यू से भी समझ सकते हो। देखो ध्यान से समझिए। आप सपोज करो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा जो कि कुछ इस तरीके से है। मैं आपसे कहता हूं कि x + 5 = 10। आप इसमें x का वैल्यू निकाल के बताओ। आप बताओगे सर 5 को उस तरफ ले जाएंगे ट्रांसपोज कर करके, तो x = ये प्लस में है, ट्रांसपोज होकर माइनस हो जाएगा। 10 - 5 दैट इज 5। तो यहाँ जो x का वैल्यू आया वो आया 5। कल को तुम्हारे कोई दूसरे टीचर, स्कूल के टीचर, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि बच्चा x - 5 = 20। अब आप यहाँ पर x का वैल्यू बताओ। आप क्या करोगे? सेम तरीके से 5 को उधर ले जाओगे और माइनस ट्रांसपोज होकर प्लस होगा, यानी x = आप लिखोगे 20 + 5 दैट इज 25। तो बच्चों, पहले वाले सिनारियो में आपने x का वैल्यू 5 निकाला था और इस वाले क्वेश्चन में x का वैल्यू 25 आया। तो दोनों में तो वैल्यू निकल रहा है x का ही, लेकिन क्वेश्चन के बदल जाने से, कंडीशन के बदल जाने से आंसर पे अंतर पड़ा, आंसर हमारा चेंज हो गया। तो वो सारे इसका मतलब यहाँ जो ये x है ना, इसका अपना कोई वैल्यू नहीं है, वो सिचुएशन के हिसाब से अपना वैल्यू लेकर के आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि जिसका कोई अपना वैल्यू नहीं होता है, खास करके वो सारे ही अलजेब्रिकल टर्म्स आपने सुना होगा, a b c d, हम लोग अज्यूम करते हैं x y z, इन सब चीज़ों का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है। ये खाली कंटेनर जैसे होते हैं और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ये अपने आंसर्स को अपने अंदर में असाइन करते हैं, पुट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग कहेंगे क्या? वेरिएबल। आप आगे हम लोग आगे इसको और ज़्यादा क्लियरिफाई करेंगे जब हम क्वेश्चंस को बनाएंगे एक एक करके, तब जा करके। अभी एक छोटा डेफिनेशन आप देख लीजिए अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन का क्या कहा जाता है। बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि एक्सप्रेशन के अंदर में एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व कांस्टेंट्स। कुछ टर्म क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, कुछ क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे, और क्या हो सकता है उसके अंदर में? तो ऑपरेटर्स हो सकता है जो कि ऑपरेशन करवाता है। ऑपरेटर, मैंने क्या कहा? ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं? तो आपने जब भी अलजेब्रिकल इक्वेशन या एक्सप्रेशन देखा होगा तो उसके बीच में जो ये ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड आप देखते हो, दीज ऑल आर ऑपरेटर्स, और इनका काम होता है ऑपरेशंस करके देने का।
तो एक अलजेब्रिकल इक्वेशन या अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में सबसे पहला चीज़ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 7n+2, तो ये जो n है वो हमारा क्या हो गया, वेरिएबल, और ये 7 और 2 ये दोनों ही क्या है, कांस्टेंट। तो इसमें कुछ टर्म्स क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे। अगर मैं आपको देखो इसको देखने से पहले आप ये देखिए, मैंने लिखा 5x, तो इस 5x के अंदर में जो x है हमारा वो क्या है, वेरिएबल, और जो ये 5 है वो क्या है, कांस्टेंट। तो जब बच्चों हम कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ मिलाते हैं तो ये कंबाइंड फॉर्म में कहलाता है अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन को जब हम इक्वेट कर देते हैं किसी चीज़ से, सपोज करो मैंने इसको 0 से इक्वेट कर दिया, मैंने इसको 5 से इक्वेट कर दिया, मैंने इसको y से इक्वेट कर दिया, तो जब हम किसी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन को किसी वेरिएबल से या कांस्टेंट से इक्वेट कर देते हैं, उसमें रिलेशन बताते हैं, देन वी हैव टू से दैट दीज आर अलजेब्रिकल इक्वेशन, तब वो क्या बन जाएगा, अलजेब्रिकल इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन हो या इक्वेशन हो, उसमें एक वेरिएबल होगा, उसमें कांस्टेंट्स होंगे और उनके बीच में कुछ ऑपरेशंस होंगे, जैसे यहाँ पर प्लस का ऑपरेटर है, ये बात आपको याद रखना है। इसके जस्ट नीचे देखिए हम लोगों ने डिफाइन करा है वेरिएबल को। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वेरिएबल होता है वो अननोन क्वांटिटी होता है, नंबर दैट जनरली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर x y z, किसी भी नंबर से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनी नंबर विदाउट एनी वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। अगर किसी नंबर में कोई कांस्टेंट कोई वेरिएबल नहीं है तो वो हमारा कांस्टेंट कहलाएगा। सपोज करो मैंने लिखा 31, यहाँ पर आगे पीछे कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा कहलाएगा कांस्टेंट टर्म। ये बात आपको याद रखना है। अ नंबर फॉलोड बाय अ वेरिएबल एंड कॉल्ड कोफिशिएंट्स। बच्चों यहाँ पर थोड़ी आप ध्यान दीजिएगा, इस बात को हम लोग आगे बहुत बार यूज़ करेंगे कि इस टर्म का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट कितना है। जैसे मान लो बच्चों मैंने लिख के दिया 5x+2, तो देखिए इसमें ये वाला तो प्योर कांस्टेंट है, यहाँ कुछ आपको ध्यान नहीं देना है। जब हम पहले वाले टर्म का बात करेंगे तो इसमें एक जो पार्ट है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, और दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, वेरिएबल है। ये बात आपको याद रखना है। तो ये जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल का जो आगे होता है जिससे इसको मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है, जब आप इसको जूम करके देखोगे तो ये दिखाई देगा 5 × x के फॉर्मेट में। तो ये जो 5 है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट्स। ये क्या कहलाता है, कोफिशिएंट्स। सपोज करो मैंने एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा, दैट इज 5x² + 2x + 3 = 0। ये तो इक्वेशन हो गया, इक्वल टू हटा दो, तो ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में मैं आपसे पूछूं कि पहला टर्म क्या है, आप कहोगे सर 5x²। मैं कहूँगा वो किससे मिलकर बना है, आप कहोगे सर 5 से एंड 2 टाइम ऑफ x से। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि पहले वाले टर्म में वेरिएबल क्या है, तो आप कहोगे सर x² वेरिएबल है। मैं कहूँगा उस x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे सर 5 है। तो कोफिशिएंट मतलब कि वेरिएबल हमारा किससे मल्टीप्लाई हुआ है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि सेकंड वाले टर्म में वेरिएबल क्या है, देन x है, और कोफिशिएंट क्या है, तो 2 है। मैं पूछूंगा थर्ड वाले टर्म में वेरिएबल क्या है, कहोगे सर वेरिएबल इसमें है ही नहीं, तो जो है वो कांस्टेंट ही है, और क्या है कांस्टेंट, तो 3 है। तो आई होप एक बेसिक पिक्चर आपका क्लियर हुआ होगा दिमाग के अंदर में कि किसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, किसको बोलते हैं कांस्टेंट, और कैसे ये चीज़ें आपस में रिलेट होती हैं। तो बच्चों इतना छापिए फटाफट से। चलिए आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई हैं, और अगर आपने इन सभी चीज़ों को देखा है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा ध्यान से देखो यहाँ पर, अब हम आ गए इक्वेशन पे। इक्वेशन आपने देखा हुआ है ना कि इक्वेशन में क्या आ रहा है, ये इक्वल का चीज़ आ रहा है आपस में। तो अगर एक्सप्रेशन में आप क्या ऐड कर दोगे, इक्वल ऐड कर दोगे, और उसके उस तरफ कुछ भी लिखोगे, 0 से इक्वेट करोगे, किसी कांस्टेंट से इक्वेट करोगे, किसी वेरिएबल से इक्वेट करोगे, तो वो कहलाएगा हमारा एक्सप्रेशन। सपोज करो मैंने लिखा 5x+2, मैं इसको इक्वेट कर दे रहा हूँ 0 से, तो ये हमारा हो गया क्या, इक्वेशन। मैंने लिखा 5x+2, मैं इसको इक्वल कर दे रहा हूँ किससे, 5 से, तो ये भी हमारा क्या है, इक्वेशन। मैंने लिखा 5x+2 इक्वल कर दे रहा हूँ x से, तो तुम 0 से इक्वेट करो, 5 से करो, x से करो, किसी वेरिएबल से करो, कांस्टेंट से करो, तो आप कहोगे कि अ स्टेटमेंट विच सेज द 2 एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू इक्वेशन। इसमें 2 एक्सप्रेशन होने चाहिए। अब कहोगे कि सर यहाँ पर ये राइट हैंड साइड में तो कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं। बच्चों दिस इज ऑलरेडी एन फॉर्म ऑफ अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। सपोज करो मैंने लिखा 5, आप कहोगे कि सर इसमें अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में तो वेरिएबल भी होता है, यहाँ वेरिएबल कहाँ है, तो एक्चुअली यहाँ वेरिएबल है जो हमको दिख नहीं रहा है। अच्छा एक बात बताओ, 5 को हम लिख सकते हैं ना 5 × 1, ऑब्वियसली। अब देखो 1 को तुम लिख सकते हो क्या, किसी भी वेरिएबल का पावर 0। किसी वेरिएबल का पावर अगर 0 होगा तो सॉल्व करोगे तो वो 1 आएगा। ऐसा आपको क्लास 7 में पढ़ाया गया होगा। अगर नहीं पढ़ाया गया मैं फिर से आपको एक बार पढ़ाऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा एक्सपोनेंट्स के बारे में, तब, क्योंकि उसी की हेल्प से हम इस चीज़ों को प्रूव करते हैं। चलिए बच्चों, हमको जो इस चैप्टर में पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है इक्वेशन के बारे में, नहीं एक्सप्रेशन के बारे में। क्या पढ़ना है हमको, एक्सप्रेशन के बारे में।
ठीक है ना, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, जब हम एक्सप्रेशन के साथ साथ हम नीचे जब कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे इक्वेशन को। और दूसरी बात ये कि एक्सप्रेशन हो या इक्वेशन हो, इस चैप्टर में हमको केवल और केवल लीनियर टाइप्स के पढ़ने हैं। तो बच्चों ये आपके लिए एक नया वर्ड होगा, लीनियर। आप ध्यान से समझें। सपोज करो मैंने लिखा 5x + 2, मैं फिर लिख रहा हूँ 5x² + 2x + 3, मैं इसके बाद लिख रहा हूँ 3x³ + 2x² + 5x + 5। तो यहाँ पर तीन अलग अलग अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन हैं। क्या है ये? तीन अलग अलग अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन हैं। और एक तीनों में कॉमन बात क्या है कि ये सारे इन वन वेरिएबल हैं। कैसे हैं? इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल कहने का मतलब इनमें केवल और केवल एक तरह के वेरिएबल्स पाए गए हैं। अगर हम बात करें इसमें तो x है, x है, x है। अगर कल को ये लिख के दे दे 5y + 2y² + 3y³, तो ये भी एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है जो किसमें है? y में है। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं इसमें वो एक ही टाइप के हैं। लेकिन अगर कल को यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है x² + y + z³, तो इस अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में बच्चों एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, एक z वेरिएबल है, तो मोर देन वन वेरिएबल होते हैं। हमको जो पढ़ना है अभी क्लास 10th तक वो आपको पढ़ना है इन वन वेरिएबल। केवल 10th में जाके हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वहाँ चीज़ें इस तरीके से बन करके आएंगी कि x + 2y = 5। लेकिन जब तक हम 7-8 में हैं तो हमको केवल वन वेरिएबल में चीज़ों को पढ़ना है। तो एक बात क्या हो गई? वन वेरिएबल। और दूसरी बात, वन वेरिएबल में भी अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, ध्यान से सुनिए मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पावर, है ना। आगे आपको एक्सपोनेंट से पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा कि जब किसी वेरिएबल के ऊपर में कोई पावर रहता है, कोई एक्सपोनेंट रहता है, तो यहाँ जो चीज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं पावर। अगर मैं लिखता हूँ x⁻², इसका मतलब है कि x का 2 टाइम मल्टीप्लाई। अगर मैं लिखता हूँ x⁻5, इसका मतलब है x का 5 टाइम मल्टीप्लाई। और ये केवल वेरिएबल ही नहीं, ये कांस्टेंट के ऊपर में भी रहता है। मान लो मैंने कहा 5 का पावर 2, दैट मीन्स 5 × 5। तो अगर किसी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन का मैक्सिमम पावर, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मैक्सिमम पावर की। अगर मैक्सिमम पावर 1 हो तब वो कहलाता है क्या? लीनियर एक्सप्रेशन। अगर उसका मैक्सिमम पावर 2 हो तब वो कहलाता है क्या? क्वाड्रेटिक, जो हम लोग पढ़ेंगे 8 में और फिर 10 में। जब उसका मैक्सिमम पावर 3 हो तब ये कहलाता है क्यूबिक। जब मैक्सिमम पावर 4 हो तो कहलाता है बाई क्वाड्रेटिक। अगर मैक्सिमम पावर 4 हो तो कहलाता है क्या? बाई क्वाड्रेटिक। और अगर अब इससे ज़्यादा आपको अभी नहीं पढ़ना है, 10th तक भी नहीं। याद आई? ये बात समझ में आई? तो इन सबों चीज़ों को आप कहीं पर छाप लीजिए फटाफट से। अगर मैक्सिमम पावर 1 होगा, इतना देखने के बाद ये बात तो समझ ही गए होगे ना कि तुमको जो पढ़ना है अभी वो कौन सा, जिसका मैक्सिमम पावर क्या रहने वाला है? 1 रहने वाला है। मतलब लीनियर पढ़ने वाले हैं हम लोग, पावर में कोई भी चीज़ नहीं रहेगा। अगर पावर 2 आता है तो क्वाड्रेटिक होगा, पावर 3 आता है तो क्यूबिक होगा, पावर 4 आता है तो बाई क्वाड्रेटिक होगा। ये बस आप इन्फॉर्मेशन के लिए इस चीज़ों को लिख लीजिए फटाफट से। और हम लोग शुरू करते हैं लीनियर एक्सप्रेशन को। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है ना। वही बात इक्वेशन पे भी जाहिर होती है। लीनियर इक्वेशन का अगर हम बात करें तो अगर मान लो मैंने 5x + 2 लिख दिया तो ये = 0 लिखा, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। अगर मैंने 5x² + 2x = 0 लिखा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैंने 5x³ + 2x² + 5x + 3 = 0 लिखा तो ये क्यूबिक है। अगर मैंने मैक्सिमम पावर 4 डाला तो ये बाई क्वाड्रेटिक है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर वेरी करेंगी। हमको जो पढ़ना है वो केवल कौन सा? लीनियर के बारे में। समझ में आ रही है बात? फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर, हाँ एक बात याद रखिए, जो जनरल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा लीनियर इक्वेशन का, आप लिख ही लो इसको, लिखिए कहीं पर कि द जनरल फॉर्म ऑफ, फटाफट लिखो, द जनरल फॉर्म कहने का मतलब अक्सर जो हमको लीनियर इक्वेशन मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा? दैट इज उसमें एक कोई टर्म होगा जो वेरिएबल को लिए हुए होगा, ये उसका कोफिशिएंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, और साथ में कोई दूसरा कांस्टेंट टर्म रहेगा और उसको इक्वेट किया हुआ रहेगा किसी तीसरे चीज़ से, या तो 0 से या किसी कांस्टेंट से। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ax + b = c, है ना, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, ये जो पहला टर्म है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर पहला टर्म 0 हो गया तो आपका वेरिएबल वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, तब तो केवल 2 कांस्टेंट आपस में बच जाएंगे और वो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा फिर, है ना। चलिए आगे देखते हैं उसके बाद। तो सबसे पहला एग्जांपल आपको दिया हुआ है यहाँ पर x + 5 = 10। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें वेरिएबल है कि नहीं। हाँ सर वेरिएबल है। और इसका मैक्सिमम पावर कितना है? तो 1 है। कहोगे सर कैसे पता चला, यहाँ तो 1 लिखा हुआ है ही नहीं। तो आज से एक बात याद रखो, अगर किसी वेरिएबल का, ध्यान से सुनिए, अगर किसी वेरिएबल का
एक्सपोनेंट में कोई भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वहाँ क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, क्योंकि एटलीस्ट वो एक बार तो तुमको दिख रहा है ना, तो एक बार दिख रहा होगा मतलब पावर 1 है। अगर कोई तुमको 2 बार ऊपर में 2 लिखा हुआ है मतलब वो 2 बार है, 3 लिखा हुआ है 3 बार है। तो इन चीज़ों को आपको समझना है बढ़िया से। बच्चों अगली बात जो ध्यान देनी है हमको, वो ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको थोड़ा सा अभी से ही बिल्ड करवाऊंगा, ताकि आगे चल के फिर जब हम लोग क्लास 10th में ग्राफ को ड्रॉ करें तो हमको चीज़ें वहाँ पर समझ में आती रहें। चलिए, तो ग्राफ जानने से पहले हेडिंग लगाओ, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आपको ये बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन चूंकि हम लोग क्लास 8 के लिए ही नहीं प्रिपेयर हो रहे हैं, साथ ही साथ हम लोगों को अभी से ही ध्यान में रखना है अपना आने वाला 10th का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, और साथ में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो क्लास 8, 9, 10th के लेवल पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे NTSC एग्जाम्स हैं, बहुत सारे पॉलिटेक्निक एग्जाम्स हैं जो क्लास 8, 9, 10th के लेवल पर, BHU CHS वगैरह हैं जो क्लास 8, 9, 10th के लेवल पर ऑर्गेनाइज होता है, और अगर आप उसमें अच्छा कर लेते हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। उसके बाद ओलंपियाड्स होते हैं बहुत सारे मैथ और साइंस के, तो वहाँ चीज़ें आपको जो है सो थोड़ी सी अच्छी लेवल की पूछी जाती है, तो हम लोग उसके लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं साथ साथ। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों पर भी ध्यान दें। तो आई होप आपने हेडिंग लगा लिया हुआ है, क्या, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले बच्चों ग्राफ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैथमेटिक्स को पढ़ते समय हमने एक अलग तरीके से मैथ्स को पढ़ना सीखा है, वो ये कि हमारे सामने जो एक प्लेन है, प्लेन कहने का मतलब कोई एक 2 डायमेंशनल प्लेन, हम उस पूरे प्लेन को बच्चों 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस को ड्रॉ करके टोटल 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। मैंने क्या बोला, फिर से सुनिए। आपके पास जो भी प्लेन है, हम उस पूरे प्लेन को, ये सपोज करो मेरा बाउंड्री, देखो दरअसल ये तो पूरा इनफाइनाइट एरिया है ना, हमको तो छोटे से एरिया में काम है अपना, तो हमने इस बाउंडेशन को हमने एक बाउंड्री बना लिया कि हमको इससे बाहर नहीं जाना है, यही हमारा गिवन प्लेन है। इस गिवन प्लेन को हमने क्या करा हुआ है, 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस को ड्रॉ किया। पहले म्यूचुअल परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर में क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये कितना एंगल बनाएगा 90, यहाँ कितना एंगल बनेगा 90, यहाँ भी कितना बनेगा 90, और यहाँ भी कितना बनेगा 90। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर दूं ताकि आपको और बढ़िया से ये चीज़ दिखाई देने लगे। अब एक बात बताओ, ये होना भी चाहिए ना बच्चों। आपको याद होगा मैंने आपको बहुत पहले क्लास 7 में पढ़ाया था कि अगर कहीं पर कोई पॉइंट होता है तो उस पॉइंट के सराउंडिंग में टोटल एंगल्स कितने बनते हैं, 360 के। और जब हम इसके ऊपर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, तो ये इस पूरे 360 को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, ऊपर और नीचे। मान लो ऊपर वाला आधा कर लो 180, नीचे वाला आधा कर लो 180। अब फिर से इस 180 को आप बीचों बीच डिवाइड कर लोगे तो ये ईच पार्ट कितना हो जाएगा, 90 90। उसी लाइन को नीचे भी ले आओगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 90 90। और ये हर पार्ट क्या हो गया, 1/4, 1/4, और उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से बच्चों 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस को ड्रॉ करके हमने इसको 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करा। इन एक्सिस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है हम इसको नाम देते हैं क्या, एक्स एक्सिस, और ये जो परपेंडिकुलर जो है इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, वाई एक्सिस, है ना। ये हमारा होता है ओरिजिन। क्या होता है ये, ओरिजिन। ओरिजिन के राइट साइड में जो हम लोग नंबर काउंट करते हैं वो प्लस में जाता है, मतलब ये हो गया +1, ये हो गया +2, ये हो गया +3, ये हो गया +4, ये हो गया +5। लेफ्ट में जाते हैं वो होता है एक्स डैश, इधर हम लोग लिखते हैं एक्स और ये लिखते हैं एक्स डैश, ये निगेटिव होता है, -1, -2, -3, -4 एंड -5। ऊपर सेम वे में प्लस में जाता है +1, +2, +3 एंड +4 एंड +5। नीचे फिर से माइनस में -1, -2, -3, -4, -5। ये ऊपर कहलाता है y और नीचे कहलाता है y डैश। तो आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानते हैं बेसिक से। एक बार फिर से मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। चलिए, तो ये हमारा ग्राफ हो गया जिसमें ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब ध्यान से सुनना है आपको, ध्यान से देखिए। इस बच्चों इस प्लेन के अंदर में अगर भी कोई भी पॉइंट को आपको लोकेट करना है तो उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको एक रेफरेंस का ज़रूरत पड़ता है। जैसे मान लो मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो तुम कहोगे कि सर तुम एक कोई रेफरेंस पॉइंट बताओगे कि सर वो बड़े वाले मंदिर से दाहिने तरफ तीसरा बिल्डिंग, कुछ भी ऐसा। तो वो जो बड़ा वाला मंदिर है वही क्या कहलाएगा, रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से तुम रिलेट करते हो अपने घर को। तो बच्चों वैसे ही इस प्लेन में हम ओरिजिन को मानते हैं रेफरेंस पॉइंट, और ओरिजिन के बाद हम केवल और केवल एक्स और वाई पे
जाते हैं और फिर अपने लोकेशन तक पहुंचते हैं। आपको बीच प्लेन पे चलना अलाउड नहीं होता है। मतलब अगर आपको यहाँ से आपके घर तक पहुंचना है तो आप एक्सिस पे चलो, पहले तो एक्स एक्सिस के अलोंग चलो, एक्सिस पर नहीं, एक्सिस के अलोंग। कहने का मतलब अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग चलते हैं और फिर हम वाई एक्सिस के अलोंग चलते हैं तो इस तरीके से हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और यहाँ तक पहुँचने में हमको जितना एक्स एक्सिस के अलोंग चलना पड़ा, हम पहले उस यूनिट को काउंट करते हैं। सपोज करो हमने 1 2 एंड 3 यूनिट हम चले एक्स एक्सिस के अलोंग, और मान के चलो हम 2 यूनिट चले वाई एक्सिस के अलोंग, देन द नेम ऑफ दिस पॉइंट विल बी 3,2। ध्यान से समझिए आप इस बात को। बच्चों इस प्लेन में हर ही पॉइंट का अपना एक यूनिक नाम होता है, और वो जो नाम होता है वो नाम 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक्स एक्सिस के यूनिट से और वाई एक्सिस के यूनिट से। पहले लिखते हैं एक्स और बाद में लिखते हैं वाई, तो एक्स कॉमा वाई विल बी द नेम ऑफ दिस पॉइंट। याद रखना है आपको। इनको एक और तरीके से डिनोट करते हैं, एक्स को हम लोग बोलते हैं एब्सीसा और वाई को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, जो आपको क्लास 10th में पूछा जाता है सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में। अभी हमको बस इतना जानना है कि इस पॉइंट का एक्स 3 है और वाई 2 है। इसका मतलब कि ये पॉइंट जो है सो एक्स में 3 को बिलोंग करता है और वाई में 2 यूनिट बिलोंग करता है और एक्स में 3 यूनिट बिलोंग करता है। ऐसे ही इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये वाला पॉइंट कहाँ है, तो आप कहोगे सर x1 2, दैट मीन्स कि -2 हम लोग गए x में और y में +1 गए, तो ये जो पॉइंट है वो -2, +1 को बिलोंग करता है। अगर मैंने पूछा कि ये पॉइंट किसको बिलोंग करता है, आप कहोगे सर x1 2 3, दैट मीन्स कि -3 x पे गए और y पे 1 2 3, y पे भी -3 गए, दैट मीन्स -3 ऑफ x और -3 ऑफ y, ये इस पॉइंट का नाम हो गया। मैंने अगर इस क्वाड्रेंट में कोई आपसे पूछा तो आप कहोगे सर 1 2 3, x तो 3 गए लेकिन y 1 2 3 4 एंड 5 गए, तो x3 y 5, दिस विल बी द नेम ऑफ, नहीं x3 और y -5, क्योंकि नीचे आ गए ना, 3 5 तो यहाँ होगा, x3 y 5 तो यहाँ होगा, ये -5 है यहाँ आ गए। तो इस तरीके से हर प्लेन में अपना एक यूनिक पॉइंट का एक यूनिक नाम होगा जिससे हम उस पॉइंट को लोकेट कर पाएंगे ईजिली। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो मैं थोड़ा सा आपका एक टेस्ट ले लेता हूँ। मैं पूछता हूँ आपसे, ध्यान से समझिए। ये हमारा क्वाड्रेंट है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ऑर्डर हमेशा ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज ही आपको याद रखना है। होशियार नहीं बनोगे कि इसको क्लॉकवाइज घुमा दिए। समझ में आ रही है बात? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग सपोज़ करो मैंने एक ऐसा एंगल बनाया, एक मेरा एरो ऐसा है और दूसरा इसी के अलॉन्ग है, तो इन दोनों एरो का आपस में कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बेंड करता हूँ। सपोज करो मैंने इसको यहाँ ले आया, अब ये कितना बन गया? 60 डिग्री। मैं इसको और ऊपर ले जाता हूँ, कितना बन गया? 90 डिग्री। मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, अब कितना बना? 180। मैं इसको नीचे ले आया, अब कितना बना? 270 और यहाँ ले आने पर वापस से कितना बना? 360। तो ये हम एंगल बना रहे होते हैं ना इस तरीके से, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज ही याद रखना है। चलिए दूसरी बात जिसके लिए मैंने आपको ये स्लाइड अभी दिखाया था वो ये, ध्यान से समझना आप इस बात को कि देखो ध्यान से, इस पूरे ही क्वाड्रेंट में अगर आप कोई भी पॉइंट का नाम लिखोगे तो उन सब में एक बात कॉमन होगा, वो ये कि उनका x भी पॉजिटिव होगा और उनका y भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि x जो होता है वो राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, तो मतलब x प्लस, और y ऊपर पॉजिटिव होता है मतलब प्लस। दैट मीन्स कि अगर मैंने कल को आपसे पूछा कि बच्चा 3,3 ये किस क्वाड्रेंट में है, तो तुम इसको एक्चुअल में ग्राफ के ऊपर में पुट करने नहीं लगोगे, तुम बस देख के बताओगे कि सर आपका दोनों ही ऑर्डिनेट एब्सिसा दोनों ही प्लस प्लस है। इसका मतलब है कि दैट इज़ ये जो है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट का बात करें तो इसमें x नेगेटिव हो जाएगा और y पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैंने पूछा आपसे कि -3,3 कहाँ से बिलोंग करता है, तो आपको होगा सेकंड क्वाड्रेंट से, क्योंकि फर्स्ट वन इज नेगेटिव, सेकंड वन इज पॉजिटिव। यहाँ आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। मतलब अगर मैंने आपसे कल को पूछा कि -3 कहाँ से बिलोंग करता है, तो आप कहोगे सर इट बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन जब मैंने पूछा आपसे कि 4,0 या फिर 4,-4 ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो देखो यहाँ पर x पॉजिटिव लेकिन y नेगेटिव, तो प्लस माइनस जो है वो बिलोंग करता है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट से। तो कल को आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाए इस तरह का ग्राफ से रिलेटेड, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होना। अब जनरली क्या करना, देख लेना कि वो किस क्वाड्रेंट में है। इस क्वाड्रेंट में होगा तो प्लस प्लस, यहाँ होगा तो माइनस प्लस, यहाँ होगा तो माइनस माइनस और यहाँ होगा तो प्लस माइनस। चलिए ये बात समझ में आ गया। फटाफट आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि आपने कितना सीखा। जल्दी से बताइए 4,-3 किस क्वाड्रेंट में है?
ऑफ कोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है, बिल्कुल सही। चलिए 4, किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 3, -2 या फिर -3, -2 किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। -3, +4 किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। 5, 0 ये किस क्वाड्रेंट में है? कहोगे सर ये भी प्लस ये भी प्लस, और जब दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बिल्कुल नहीं बच्चों, ये क्वाड्रेंट का पॉइंट ही नहीं है, ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से आपसे पूछ लिया। अगर दोनों x में या y में, ऑर्डिनेट में या एक्सेसा में, दोनों में से कोई ज़ीरो हो जाए ना, देन वो पॉइंट किसी कोऑर्डिनेट का ना होकर के एक्सिस का पॉइंट होता है, एक्सिस के ऊपर का पॉइंट होता है। अब देखो x तो 5 गए लेकिन y 0 गए, दैट मीन्स कि x 1 2 3 4 5, x पे तो 5 यूनिट चल लिए आप, लेकिन y पे आप ऊपर चले ही नहीं, आप यहीं बैठे रह गए। दैट मीन्स कि ये पॉइंट कहाँ है? ये पॉइंट आपके x एक्सिस पे है। तो ध्यान से समझिए, एक बात और लिख लीजिए कि इफ़ y ऑर्डिनेट विल बी 0 देन पॉइंट विल बी ऑन x एक्सिस। उल्टा होता है, अगर y 0 है तो पॉइंट कहाँ है? x एक्सिस पे है। दूसरी बात कि इफ़ x विल बी 0 देन पॉइंट इज़ ऑन y एक्सिस, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब इस लॉजिक पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। सपोज करो मैंने आपको बोला कि 4, 0, आप कहोगे सर x पे तो चले लेकिन y पे नहीं चले, मतलब ये x एक्सिस पे होगा क्योंकि इसका y 0 है। मैंने कहा 0, 5 इसका y 0 है, तो y 0 है तो ये कहाँ होगा? x एक्सिस पे होगा। कहाँ होगा? x एक्सिस पे होगा। अगर मैंने दोनों को ही 0 कर दिया तो कहोगे सर ना x एक्सिस ना y एक्सिस, इसका मतलब है कि ये ओरिजिन पे होगा। बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया, ये जो ग्राफ होता है उसका जो ये ओरिजिन होता है ना, इस ओरिजिन में ना हम लोग x में चलते हैं थोड़ा भी, ना y में चलते हैं थोड़ा भी, इसका मतलब है कि इसका ऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0, इसमें x भी 0 और y भी 0। चलिए आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, आपने बहुत इन्जॉय करा होगा ग्राफ को। एक्चुअली ग्राफ आपको नहीं पढ़ना है बहुत ज़्यादा, मैंने फिर भी आपको थोड़ा सा बता दिया, आप देख लीजिए वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं हम उनको सॉल्व करेंगे, अल्जेब्रिकल लीनियर अल्जेब्रिकल इक्वेशन और एक्सप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्विंग का एक तरीका होता है बैलेंसिंग मेथड, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा ज़्यादा क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा है, और दरअसल जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो दूसरा मेथड, दैट इज़ ट्रांसपोज मेथड। बस इसको आप नॉलेज के लिए याद रखिए, हम इस तरीके से भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करो मैंने आपको लिख के दिया कि 5 + 2 = 5। अब हमको इसमें सॉल्व करना है इन चीज़ों को। तो बच्चों एक बैलेंस मेथड क्या कहता है कि आप RHS वाले साइड में देखो, यहाँ दो चीज़ है, इसको हम लोग बोलते हैं LHS और इसको हम लोग बोलते हैं RHS। आप LHS वाले साइड में कुछ ऐसे कांस्टेंट को ऐड करिए जिससे वहाँ केवल और केवल कांस्टेंट बच जाए, केवल और केवल वेरिएबल बच जाए, सॉरी कांस्टेंट गायब हो जाए। तो देखो यहाँ पर 2 है ना, तो अगर मैं दोनों तरफ -2 ऐड कर दूँ, अब दोनों तरफ का क्या पंगा है, एक बार ध्यान से समझो। इक्वल साइन के दोनों ही तरफ आप चाहो तो सेम नंबर से ऐड कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो, डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। यू कैन डू ऑल दिस टाइप ऑफ ऑपरेशंस बट बोथ साइड और इक्वल अमाउंट में। जैसे सपोज करो एक तराजू है, एक तराजू के दोनों साइड में तुम अगर 1-1 किलो बढ़ा ही दोगे फिर भी तो दोनों बैलेंस ही रहेगा ना, तो बस आपको बैलेंस रखना है। तो यहाँ 2 रखा हुआ है ना, आपको यहाँ केवल ये रखना है, इसको गायब करना है। तो गायब करने के लिए -2 ऐड करना पड़ेगा दोनों ही साइड में। तो लिखिए बाय एडिंग -2 बोथ ऑफ द साइड, तो यहाँ हो जाएगा 5x + 2 -2, यहाँ हो जाएगा 5 - 2, दैट मीन्स कि 5x = 3, है ना बच्चों। लेकिन ये हम लोग दोनों तरफ ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, हम लोग बस ट्रांसपोज मेथड यूज़ करते हैं, इसको RHS में ले जाते हैं और वो यहाँ पर माइनस हो जाता है। तो आखिर ये माइनस कहाँ से आता है वो सिखाया गया है आपको इस मेथड में, वो माइनस बैलेंसिंग मेथड से आता है, बैलेंस करते हैं तब आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए, ये है हमारा ट्रांसपोज मेथड और इसी मेथड को हमको जानना है इस चैप्टर के अंदर में क्या होता है। ये ध्यान से सीखिए, आपने क्लास 7 में भी ऑलरेडी इन चीज़ों को देखा हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको इस पर बता दूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान से समझिए, ट्रांसपोज मेथड कहता क्या है बच्चों, कहता है कि जब हम ऑपरेटर्स को एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं, जब हम ऑपरेटर्स को एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 5x + 2 = 5, तो बच्चों इस वाले टर्म को जब हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर अगर वो प्लस में है तो बराबर के इधर आने के बाद ये माइनस में हो जाएगा, और अगर यहाँ ये माइनस में है तो यहाँ जाकर ये प्लस में हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो मल्टीप्लाई का टर्म है तो जब आप उसका ट्रांसपोज करोगे तो वो डिवाइड बनेगा, और अगर वो डिवाइड का टर्म है अगर आप उसको ट्रांसपोज करोगे तो वो मल्टीप्लाई बनेगा। तो बस यही 4 चीज़ें आपको याद रखनी है ट्रांसपोज के रूल्स के तौर पे, और फिर इन चीज़ों को हम आगे सॉल्व कर लेंगे।
कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हम लोग अब शुरू करने वाले हैं आर एस अग्रवाल क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और जो मैंने थ्योरी आपको अभी तक बताया, आप उस सारे थ्योरी को आपने आई होप कि आपने उसको नोट डाउन करा हुआ है, कॉपी पे लिखा हुआ है। मैं आपको 5 मिनट का समय दूंगा, फटाफट उसको एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिए और रिवाइज़ करने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मतलब कल से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, आर एस अग्रवाल। और आर एस अग्रवाल का हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 8A और 8A में हम लोग सॉल्व करेंगे सारे ही न्यूमेरिकल्स को। बच्चों एक्चुअली टोटल इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने हैं, 8A, 8B एंड 8C, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा लीनियर इक्वेशन का। बहुत मज़ेदार तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट चलिए वीडियो को पॉज करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तब तक आप खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया। बच्चों जो भी डाउट्स रहे आपका वो बिल्कुल आप भेजिए हमको, चैट पर भेजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लगभग सारे बच्चों के पास होगा, तो पर्सनली आप लोग मैन टू मैन बात करिए। अपने आप को इवेल्युएट करिए कि आप कहाँ हैं और कितनी मेहनत आपको लगेगी। जितनी भी मेहनत हमारी तरफ से चाहिए होगी हम लोग देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप मेहनत करें उसके बाद, है ना। तो आपको मेहनत करनी है और हम लोग यहाँ से आपके लिए कंटेंट्स को बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो भी तरह का जिस भी तरह का डाउट्स होगा आपका, आप बेहिचक कभी भी जो है सो मैसेज कर सकते हैं। आपको एक टाइम दे दिया जाएगा जिस टाइम पे टीचर्स रिलेटेड टीचर्स, अगर साइंस में मैथ्स में दिक्कत है, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में, तो मैं खुद से आपको डील कर दूंगा। अगर बायोलॉजी का दिक्कत है तो बायो वाले सर आपको आके बताएंगे। तो अलग अलग तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगी। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। India's best learning app.